हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी स्टूडियो ये डेडिकेटेड चैनल है बीपीएससी के लिए दोस्तों। इससे इसका एक और मेरा चैनल यहाँ पर है पाठशाला से रिलेटेड, वहाँ पर भी इस चीज़ की वीडियो अपलोड की जाएगी। बट जो मेनली डेडिकेटेड वीडियो होगी बीपीएससी से रिलेटेड, मेंस के रिगार्डिंग और प्री के रिगार्डिंग, वो वीडियो यहीं पे अपलोड की जाएगी अब से, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि जो टेस्ट सीरीज की प्रोग्राम जो थी आने वाली, जो मेंस 66 का प्रोग्राम जो है, कि आपको पता है कि मार्च में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज़ की प्रोग्राम है वो भी ला दी गई है, बहुत ही कम अमाउंट में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी, या तो आप हमारे चैनल के पिछले वाले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। और कैसे इनरोल करना है ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपकी जो है वहाँ पर आंसर लिखने की प्रैक्टिस अब शुरू हो जाए जल्द से जल्द। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं या तो 66 जिनका कम मार्क्स भी आ रहा है वो भी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि क्यों बेनिफिशियल है। और 67th वाले भी करेंगे, क्योंकि उनके पास लास्ट में, अगर आपको पता है कि अक्टूबर में आपका प्री है, तो अक्टूबर के बाद आपको जनवरी 2021 में ही उसका मेंस स्टार्ट होने वाला है। तो वो बेस्ट होगा 67th प्री वाले स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे उनको टाइम कम मिलेगा। और यहाँ पे उनकी मेंस की तैयारी, जितने भी 66 वाले हैं उनकी जो मेंस है, वहाँ आप सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर देखेंगे कि कैसे वो आंसर लिखते हैं। आप भी ट्राई करेंगे उसमें आंसर, जैसे अगर 8 आंसर लिखने जैसे होते हैं तो आप सिर्फ 5-7 ही लिख पाएँ। अगर लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन हाँ, ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा होगा। बाकी जिनके क्रॉस हो रहे हैं मार्क्स, अच्छा हायर चांसेस बनते हैं, उनको जल्द से जल्द कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी पहले बात करते हैं, जो इस बार का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है पटना कलम। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, जब एक तो ये हो गया पटना कलम वाला। उसके पहले हमने 2-3 वीडियो और डाला जा चुका है इस मतलब यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें से हो गया पाल आर्ट का, हो गया मधुबनी पेंटिंग्स हो गया है, और मॉडर्न आर्ट के वीडियोस इसमें डाले जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये चारों अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपका एक आर्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री के जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से एक आपका सेफ जोन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब पटना कलम की बात करते हैं, इस बार क्वेश्चन से ही इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। पटना कलम के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, तो एक तो ये आप देख सकते हैं कि पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी इसको बुलाया जाता था। इसको पॉपुलरली नोन एज पटना कलम, और कंपनी पेंटिंग भी इसको बुलाया जाता था। कंपनी पेंटिंग या पटना कलम या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी, ठीक है। विच वॉज डेरिवेटिव ऑफ मुगल पेंटिंग में, मुगल पेंटिंग का एक डेरिवेटिव इसको माना जाता है, क्योंकि मुगल पेंटिंग का जब वहाँ से डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद से ही एक जो पटना कलम पेंटिंग है ना, उसका राइज हुआ, ठीक है। पटना कलम जो है होल्ड एन स्टीम पोजिशन अमंग द अदर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म्स विच ग्लोरीफाइंग, यहाँ से विच ग्लोरीफाइंग बिहार इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कितना हो गया, 18 टू 20th सेंचुरी के मिड तक ये अच्छे से मतलब फूला फला था, ठीक है। बिहार इन द रीजन ऑफ, मेनली कौन सा रीजन था बिहार का, वो था पटना, दानापुर और आरा, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा हाँ ये याद कराने के लिए है, ये देख सकते हैं। अच्छा, पटना कलम में कलम है ना, तो कलम से हम रिलेट कर लेंगे कि कौन सा एरिया में फैला है। ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नए जो लोग इधर तुरंत कूद कर इधर आ रहे हैं उनके लिए इजी रहे। तो कलम से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो एरिया कौन सा है, तो वो हो जाएगा कलम से। हम रहता है ना कि मुझे लिखना किस चीज़ पर है, तो नोट पैड पर लिखना होता है। नोट पैड, पैड नोट पैड। तो कलम से किस पे लिखेंगे, नोट पैड से। तो पटना का एरिया हो गया, आरा का एरिया हो गया, दानापुर का एरिया में बेसिकली ये पटना कलम का मतलब फैलाव जो था वहाँ तक में था, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओरिजिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओरिजिन की बात करते हैं तो द अपसर्ज ऑफ पटना कलम, यही है पटना कलम का जो अपसर्ज हुआ, यहाँ से जो उदय हुआ, वाज ऑन द अकाउंट ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर। द आर्ट वाज एक्सट्रीमली ग्लोरीफाइड। इनके समय में जो आर्ट फॉर्म हैं उनको बहुत ही तवज्जो दी जाती थी, ठीक है। बहुत ही उस चीज़ का मतलब वैल्यू किया जाता था आर्ट। और ये इसलिए पेंटर्स आप देखे होंगे जितने भी मुगल एरा हैं उस समय, आप अकबर, आप बीपीएससी में इससे क्वेश्चन कितनी बार आ गया है जहांगीर और अकबर के रिलेटेड में, कि पेंटर्स कौन होते हैं या कौन किसके समय में पेंटिंग सबसे ज़्यादा
अपने चरम पर थी, इसके हिसाब से बात करते हैं तो जहांगीर और इनके जो एरा तक है ना, तो जहांगीर तक में एक्सट्रीमली ग्लोरीफाइड थी। बट आफ्टर शाहजहां सन्स औरंगजेब जब आ गए ना, उनके बाद ये डाउनफॉल पे स्टार्ट हो गई। बिकॉज औरंगजेब को ना, उनको ये आर्ट फॉर्म से नफ़रत थी, और सबसे ज़्यादा जो आर्ट में जो आर्टिस्ट थे ना, आर्ट फॉर्म के पेंटर सबसे ज़्यादा थे हिंदूज़ थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मास प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा हिंदूज पेंटर्स को, क्योंकि औरंगजेब ने इस चीज़ को बैन करा दिया अपने कोर्ट में, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, पेंटिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड। जब औरंगजेब आ गए तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था वो कौन था? आर्ट फॉर्म सारे, ठीक है। ही बीइंग एन एंटी हिंदू आर्टिस्ट परसिक्यूटेड मेरी पेंटर्स को बहुत तंग किया गया, बहुत ही प्रताड़ित किया गया। तो वहाँ पे ये लोग मजबूर हो गए, आखिर वहाँ से इन लोग को हटना पड़ा, ठीक है। ये अभी आगे के स्लाइड्स में देखने को मिलेगा, रुकिए। उससे पहले कुछ एक बार और हो जाए, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा आप ना विकीपीडिया पर एक कुछ आपको झलक दिखा देते हैं। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी इसको बोलते हैं, जैसे हमने देखा, ठीक है। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्या है? पटना कलम। और पटना कलम पेंटिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग विच एग्जिस्टेड इन बिहार, इंडिया। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिहार में ही ज़्यादातर फूला फला इसका एरिया है ना। वैसे तो जो मुग़ल डाउनफॉल के बाद जो एरिया ये लोग चूज़ किए कि किधर किधर जाके इनको अपने अपने जीवन मतलब व्यापन कर लिए, कहाँ कहाँ इनको भटकना पड़ा, तो वो रीजन नॉर्थ साइड वाला बहुत ज़्यादा, जैसे आप भारत में देखेंगे तो पूरा तो नॉर्थ का जो क्षेत्र रहा है इधर आपको हो गया जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान का एरिया, बनारस का एरिया, इधर से बिहार वाला, फिर मुर्शिदाबाद में गए, तब जाके वो पटना में आए। इधर की बात करते हैं तो अगर इस अपने ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनका अपना एक जो पहचान बना वो है पटना कलम का, ठीक है। जो मुर्शिदाबाद के बाद फाइनली जो शिफ्ट हुए तो पटना में आए, तो वहाँ की बात है, ठीक है। तो पटना कलम वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग विच डील एक्सक्लूसिवली विद द कॉमनर एंड हिज लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो हेल्प पटना कलम पेंटिंग गेन इन पॉपुलैरिटी। कैसे पॉपुलर हुआ? क्योंकि सबसे पहला इसको माना जाता है कि पहला ये इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो कि डील करता है किससे? कॉमनर के लाइफ स्टाइल पर। मीन्स आम आदमी, आम इंसान, जैसे हम लोग कोई भी है, कोई भी बाहर, जैसे कुछ भी बाहर इवेंट हो रहा है, मेला चल रहा है, तो मेले की चित्र वगैरह, पालकी पे जो दुल्हन को लेकर जाया जा रहा है तो पालकी का चित्र बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली थी उस टाइम के एरा में, ठीक है। जो जो उस टाइम की चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे कि फिशरमैन जो है वो फ़िश बेचते हुए, वोमेन सेलिंग फ़िश, ये सब है, वो सब लाइफस्टाइल में वहाँ दिखाया गया है। वुड्समैन कटिंग वुड्स, ये सब आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये एक झलक यहाँ की, कि अगर आपको देखना है तो आप विकिपीडिया से भी ये यहाँ से आप एक झलक ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो, आपको पॉइंट्स बनाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। पटना कलम इज एन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग्स। द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग मैच्योर्ड इन द रिजीम ऑफ जहांगीर एंड हिज पीरियड वाज कंसिडर्ड द गोल्डन एरा ऑफ मुगल पेंटिंग का, इसको गोल्डन एरा माना जाता है। बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब इन द लेट ऑफ 17th और 18th सेंचुरी, लेट जब लास्ट का जब समय चल रहा था, आर्टिशंस फेस मास प्रोसिक्यूशन। जैसे हमने बताया था, सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन झेले थे वो लोग, आर्टिशंस लोग। औरंगजेब क्योंकि बैन कर दिए थे और इनको पसंद नहीं था, तो सबसे ज़्यादा इनको झेलना पड़ा था इन्हीं के समय में, ठीक है। तब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको माइग्रेट करना होगा दिल्ली से। द पेंटर माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली लुकिंग फॉर शेल्टर इन डिफरेंट प्लेसेस। वन सच ग्रुप मूव्ड ईस्टर्न वार्ड, ये जो ईस्ट वार्ड की तरफ जो मूव किए, एंड लैंडेड इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एंड अदर अरिस्टोक्रेट। मतलब मेनली है वो नवाब ऑफ बंगाल थे, मीर जाफ़र, उनको पेंटिंग से बहुत ही प्यार था, तो इसलिए वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनको बहुत ही अच्छा जगह लगा कि हाँ, यहाँ के हमें इज्जत दी जा रही है, वैल्यूज़ है हमारे पेंट की। तो यहाँ पर वो लोग जाके स्टार्टिंग में बसना स्टार्ट किए। बट इनकी डेथ के बाद फिर से सिनेरियो चेंज होने वाला है, वो हम लोग अपने उस वाले में बताते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, in the mid of 18th century, after the fall of Nawab of Bengal and subsequent decline of Murshidabad, the artisan start moving to the next biggest city। कौन था उस समय का नेक्स्ट बिगेस्ट सिटी? था पटना, क्योंकि ये एक मतलब एक सेंटर की तरह होता था बाहरी विदेशियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे शोरे की खेती वगैरह
और सारे चीज़ का एक सेंटर था, एक मार्केट था, होल मार्केट था ये पटना। तो यहाँ पे सभी देश के लोग यहाँ पे आते थे, स्टे करते थे। तो इनको पटना जो ये कलम के आर्टिस्ट हैं वहाँ का मुआयना किया गया, तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी। उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि पटना में अब नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज होगा, ठीक है। इन पटना दे केम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लोकल अरिस्टोक्रेसी ऑफ एन इंडोफिल सियंस एंड, ये उतना हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे, मतलब बेसिकली था जो वहाँ के लोकल रूलर थे, लोकल जो भी प्रोविंशियल स्टेट्स के जो भी रूलर्स वगैरह थे, उनके अंडर में, ज़मींदार के अंदर में जाकर उनका जो फ़ोटो मतलब पिक्चर्स वगैरह बनाना, उनके अंडर में जाकर काम करना स्टार्ट किए। और वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ भी थी, और जो जो बाहरी आते थे उनको भी ये चीज़ अच्छा लगता था। जैसे पोर्तुगीज़ हो गए आपके, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, सारे लोग वहाँ आते थे, इंग्लिश भी हो गए वहाँ पे। तो वहाँ स्टेइंग पॉइंट था उन लोगों का, मार्केट अच्छा था वहाँ, इसलिए एक अच्छा मार्केट इनको आर्टिशन को दिखा और यहाँ पे जाके वो सेट हो गए। जब ये पॉपुलर होने लगे ना, तब तब ये यहाँ से पॉपुलर कहने लगा और कंपनी पेंटिंग भी कहने लगा, क्योंकि कंपनी वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना भी, वहाँ उनका भी अपना था जमावड़ा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बनवाना, इससे उनको अच्छा लगने लगा कि हाँ पेंटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो क्योंकि वहाँ पे जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेंटिंग होती थी, अगर इंसान वहाँ पे है तो सिर्फ इंसान पर फोकस होता था। तो यहाँ से वो पटना से ही वो फेमस हुआ, पटना कलम के नाम से, ठीक है। चलिए अब अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अगर पेंटिंग्स देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखिए, ये हाँ कुछ समय के लिए वो सब हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा आगे तो बेसिकली ये फ्लोरिश हुआ। सिर्फ कॉमन लोगों की लाइफस्टाइल पर ही ये पिक्चर बनाने लग गए लोग। तो जो लोग बनाते थे वो भी कॉमन थे, जिनका पिक्चर बनता था वो भी कॉमन इंसान थे, तो इसलिए इसको आर्ट ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है। देख सकते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड देखिए कितना क्लीन एंड क्लियर है, सब सादा है। पीछे सिर्फ महिलाओं पे फोकस है, महिला पे फोकस है, और फेस को दिखाया गया है ये क्या काम कर रही है इस तरह का, ठीक है। इधर से ये देख सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि कौन सा एरिया में फैला हुआ था, तो नोट पैड से हम पैड पे आ जाएंगे तो पटना और दानापुर और आरा के एरिया में स्टार्टिंग बात कर लेते हैं अब ओरिजिनेशन की, कि पटना कलम का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था कि पटना कलम का जो अपसर्ज हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, वाज अकाउंट ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर का है वो डाउनफॉल पे ही इसका अपसर्ज इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर द आर्ट वाज एक्सट्रीमली ग्लोरीफाइड था। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जहांगीर के टाइम पे तो इसको गोल्डन एरा भी कहा जाना गया पेंटिंग्स के लिए और आर्ट के लिए। बट आफ्टर द शाहजहां सन्स जब वो आए तो डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हुआ। औरंगजेब टुक द सीट और थ्रोन ऑफ द दिल्ली, ठीक है। पेंटिंग आर्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। ही बीइंग एन एंटी हिंदू आर्टिस्ट प्रोसिक्यूटेड मेनी पेंटर्स को बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब किया, और द आर्ट वाज बैंड इन हिज कोर्ट। तब यहाँ से उनको रॉयल पैट्रोनेज ख़त्म हो गई। अब उनको जीवन यापन के लिए क्या करना होगा, वहाँ से किसी तरह तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूट भी किया जा रहा था। तो इनको अल्टीमेटली शिफ्ट होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। आफ्टर द एंड ऑफ किंगशिप, रॉयल पेंटर हैड टू फ्ली दिल्ली इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एंड देयर सर्वाइवल। दिल्ली से उनको हटना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी सर्वाइवल करनी थी, अपने पेट पालने के लिए तो इधर उधर तो जाना ही पड़ेगा। तो दे मूव टुवर्ड जम्मू वाले रीजन में ये लोग शिफ्ट हुए, गढ़वाल वाले, कांगड़ा वाले, और राजस्थान के क्षेत्र में, मथुरा के क्षेत्र में, बनारस के क्षेत्र में, और मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में, जैसा अभी हम लोग देखा। तो हमें मतलब है इस वाले क्षेत्र से, क्योंकि इधर वाले जो रीजन में ये फैला, इधर इनका नाम कुछ और रखा है आगे चल के, ठीक है। यहाँ के इधर के लोकल अपने आर्ट हो गए वहाँ वहाँ के। बट हमारा जो इससे मतलब है पटना कलम का, तो मुर्शिदाबाद में वो पहला इस्टेब्लिश हुआ। इधर लोग आके बसने जो स्टार्ट किए, तो मुर्शिदाबाद जो है कि वेस्ट बंगाल में है। द नवाब ऑफ बंगाल जो उस टाइम थे वो मीर जाफ़र थे, वाज ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट। आर्ट को बहुत ही मतलब वो तवज्जो देते थे। सो द पेंटर डिसाइडेड, क्योंकि जब वहाँ का रूलर ही है, जो नवाब ही हैं, वही आपको मतलब आपको प्रोत्साहन दे रहा है। जब उसके अंडर में आपको जाएंगे तो बहुत सारे आपको एरियाज़ खुल जाएंगे, उनके लिए पेंटर्स के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसी को देखते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं मुर्शिदाबाद में सेट होने को, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, मतलब कुछ साल बीतने के बाद, जब ग्लोरीफाइड हो रही थी, तो उनकी डेथ के बाद उनके सन आते हैं मिरान, ठीक है। मिरान जो कि
बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे आर्ट में। तो वो फिर से आर्टिस्ट को वो झेलना पड़ा कि वो आर्ट को जब पैट्रोनेज मिल नहीं रही थी तो कैसे उनको कमाई का जरिया ही लगभग फिर से बंद होना स्टार्ट हो गया। तो आर्टिस्ट को फिर से दोबारा सोचना पड़ा माइग्रेट होने के लिए, और उसके बाद वो सर्च स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बड़ा सिटी है। तब उनको आइडिया लगता है पटना के बारे में। तब आर्टिस्ट फाइनली शिफ्टेड टू पटना। ये पहले जान लीजिए क्यों, बिकॉज पटना वाज अ प्रॉस्पेरस सिटी ड्यूरिंग द दैट पीरियड। उस पीरियड में पटना बहुत ही अच्छा सेंटर था, मार्केटिंग प्लेस था, क्योंकि यहाँ पे गन पाउडर जिसको शोरा वाला बोलते हैं, वहाँ पर इंडिगो की खेती वगैरह का रिलेटेड से बहुत एक ज़बरदस्त मार्केट था पटना। कहीं से नहीं होता है कि हम लोग कहीं एक जगह जाते हैं तो पूरा मार्केट है ना। तो हम लोग जाते हैं, जैसे आप बाकड़गंज में देख सकते हैं, तो वहाँ पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है। उसी तरह पटना को पूरा एक मार्केट के तौर पे जाना जाता था। तो इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। सो द डच, इंग्लिश, चाइनीज़, पोर्टुगीज़ बिजनेसमैन यूज टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तब जब ये लोग रुकेंगे तो यहाँ पे स्टे करेंगे, तो इनको भी कुछ मौज मस्ती के लिए कुछ चाहिए, तो लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड रहते थे। और पेंटिंग में लोगों की मतलब बहुत ही अच्छी रुचि रहती थी। तो द आर्टिस्ट कमिंग फ्रॉम मुर्शिदाबाद फाउंड पटना द परफेक्ट प्लेस इन ऑल एक्सपेक्ट। सारे एस्पेक्ट के हिसाब से पटना उनको बेस्ट प्लेस दिखा। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पटना में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि जब मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट सेटल लोकेलिटीज़ ऑफ कौन, पटना का जो सेंटर ज़्यादातर जो मेनली जो पॉपुलर सेंटर रहा वो लोग मच्छर हट्टा हो गया। फिर बात करते हैं लोधी कटरा चौक के पास है, दीवान मोहल्ला के पास है, यहाँ पर जाकर तो वो लोग सेट हुए हैं, ठीक है। तो आप मुर्शिदाबाद से मालदा याद कर लीजिएगा, मुर्शिदाबाद से कहाँ सेट हो गए, मालदा वाला रीजन, मतलब पटना ऐसे करके आप एक शॉर्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। माँ तो मच्छरहट्टा, ल से लोधी कटरा, और डी से दीवान मोहल्ला, ठीक है। वो ऐसे है, अगर आप याद हो जाता है अच्छी बात है, ठीक है। ये छोटा सा ऐसे ही। फिर आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्सो द अदर आर्टिस्ट वेंट टू स्मॉलर प्रोविंसेस। देखिए बीपीएससी में एक ये तो मैं इम्पॉर्टेंट बात है कि अदर रीजन तो आपको दिखाना ही होगा ना। ऐसा थोड़ी था कि आप हमने पैड पे देखा था अभी कि इसी रीजन में फैला पटना, आरा, दानापुर, है ना। और बेसिकली कौन सा पटना का अगर देखते हैं तो पटना वाले में कौन सा अभी हम लोग देखे थे, मच्छरहट्टा, फिर लोधी कटरा, उसके बाद से डी से दीवान मोहल्ला, ये हो गया। लेकिन अगर बिहार की बात करते हैं तो स्मॉलर प्रोविंसेस में भी लोग जाकर वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं बसना स्टार्ट किए। उसमें से क्या था, एक है बेतिया, दरभंगा, पूर्णिया, गया। अगर आप इस चीज़ को मैप में दिखा देंगे ये आपके लिए और भी बेस्ट बात हो जाएगी। यहाँ पे मैप के लिए भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है। आंसर को ऐसा प्लेस करना है कि वो कैची हो जाए, मतलब जो आपको चेक कर रहा है आंसर उसको नज़र में एकदम आ जाए कि हाँ लड़के ने अच्छा लिखा है, लड़की ने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो पटना कलम फ्लोरिस्ड इन बिहार जो रीज़न है ये पूरा रीज़न रहा यहाँ पर। तो हमने इस चीज़ को दिखा दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कैसे बनाना है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। रनिंग हैंड से आपको बनाना होगा मैप वगैरह। मैप की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें आप, इंडिया, बिहार, और हो सके तो क्या कोशिश कीजिएगा जरूर से कि वर्ल्ड मैप आपसे तैयार हो जाए, ठीक है। ठीक है। द आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम बिगेन क्रिएटिंग पोर्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ लोकल किंग। जब लोकल किंग के जब संपर्क में वो लोग आना स्टार्ट किए, वहाँ पे जो लोग रुकते थे बिजनेस कम्युनिटी, उनके अनुसार बिजनेस कम्युनिटी सोल्जर्स उनके हिसाब से बनाना वो पेंटिंग स्टार्ट की। उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ से वो लोग का जो है ना पटना पेंटिंग का मतलब धीरे धीरे उत्कर्ष अपने चरम पर पहुँचना करना स्टार्ट हुआ। दे वेयर पैट्रन ऑफ आर्ट, जितने वो लोग थे लोग, क्योंकि उनको आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी लगती थी तो उस चीज़ को वो वैल्यू भी करते थे। तो इनको जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत इजी हो गई, पैसा वैसा आने लग गया। टू बी प्रिसाइज पटना कलम वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब जब बात करते हैं कि इसका स्टाइल क्या था, जब स्टाइल की बात करते हैं तो ये कौन सा स्टाइल को प्रेफर करता था, तो इट हैड इम्पैक्टेड बोथ स्टाइल। यहाँ इम्पैक्टेड बोथ स्टाइल नहीं, एक और स्टाइल यहाँ इंडिजीनियस का इफेक्ट भी था, जो लोकल आर्ट थे उसका भी इफेक्ट है, वो नीचे लिखा हुआ होगा, इसको आप ऐड ऑन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मुग़ल आर्ट सबसे पहले तो क्योंकि मुग़ल शाही आर्ट थी, वहाँ से हटकर जब आई तो मुग़ल आर्ट। अब यहाँ पे आपको क्या है, एक तो है कलर और लाइनिंग, क्योंकि आपने देखा होगा मुग़ल आर्ट में कलर का बहुत ही महत्व रहा है। मुग़ल आर्ट अगर आपने देखा है तो वहाँ पे देखेंगे तो कलर की यहाँ पे इम्पोर्टेंस मुग़ल शाही आर्ट से ही सीखने को मिली। और यहाँ पे पटना कलम में वो चीज़ भरपूर मात्रा में दिखती है, कलर और लाइनिंग जो होती है कि आप लाइनिंग जैसे कर रहे हैं कैसे, तो वो चीज़ मुग़ल शाही आर्ट से उनको ये इफ़ेक्ट मिला। और
ब्रिटिश आर्ट से उनको शेडिंग मिला। शेडिंग को पता ही है कि जैसे स्केच जैसा, ऐसा नहीं, हल्का 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 ऐसा स्केच जैसा, तो वो शेडिंग जो सीखे हैं तो वो है ब्रिटिश आर्ट फॉर्म। तो याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इट वॉज ब्लेंडेड विथ रीजनल एंड लोकल फीचर ऑल्सो। जैसा अभी हमने बताया आपको कि रीजनल जो एरिया है, क्योंकि जब ये आगे चल के इसको कॉमनर आर्ट भी बोला गया, धीरे धीरे इसकी पकड़ जो मजबूत हुई वो कॉमन लाइफस्टाइल को शो करने के हिसाब से ही हुई, इसलिए इसको आर्ट ऑफ कॉमन भी बोलते हैं, जो आगे के अभी स्लाइड्स में दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस आर्ट रिसीव डिस्टिंक्शन बिकॉज इट इज रिजल्टेड फ्रॉम बैलेंस ब्लेंडिंग ऑफ, जो है ना बैलेंस ब्लेंडिंग था मुगल का, इंडिजीनियस का, एज वेल एज कंपनी आर्ट का भी। ठीक है, ठीक है। अब इसको आर्ट ऑफ कॉमन बोलते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया था। आर्ट ऑफ कॉमर्स कॉमन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन मतलब आम इंसान। ठीक है, डिजिग्नेटेड एज आर्ट ऑफ कॉमन्स। पटना कलम वाज एन आर्ट ऑफ कॉलम कॉमन बिकॉज जो आर्टिस्ट हैं वो कॉमन पीपल थे विदाउट एनी रॉयल पैट्रोनेज एंड दे मोस्ट पेंटेड द लाइफ स्टाइल ऑफ कॉमन पीपल। सबसे ज़्यादा वो कॉमन इंसान भी थे और पेंटिंग किसका करते थे? ज़्यादातर वो कॉमन पीपल पे ही, लाइफ स्टाइल पे ही, उनकी दिनचर्या पे ही उनकी पिक्चर बनाकर ही वो पॉपुलर भी हुए, जिसके चलते मतलब वो पॉपुलैरिटी गेन किए हों। ठीक है, फीचर्स क्या है पटना कलम के? अभी हम लोगों ने जितनी बातें की, क्या थी बातें? फीचर्स है उनकी मिनिएचर पेंटिंग्स। किसी बड़े चीज़ को अगर हम छोटे में करके दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो पटना कलम का खासियत यही रहा कि कैटेगरी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में आता है ये। ठीक है, ये तो आप पहला आप दे देंगे कि फीचर्स क्या है, इसकी खासियत क्या है, कि वो मिनिएचर पेंटिंग शो करता है। दिस वेयर क्या चीज़ पे बनाया गया है? ज़्यादातर दिखाई दिया होगा आपको पेपर्स पे, आइवरी जो हाथी के दांत होते हैं वहाँ पर देखने को मिले होंगे, और समटाइम्स इसको और जगह जो पाया गया था वो है ग्लासेस पे भी इसको पाया गया था। ठीक है, कॉमन लाइफ सीन एंड थीम क्या है? कॉमन लाइफ सीन्स एंड थीम। थीम जो इसका बेसिकली आपको ध्यान रखना हो कि यहाँ बोलेंगे आप कि थीम्स क्या थी, लाइफ स्टाइल कौन क्या थी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग मेनली लाइफ स्टाइल ऑफ कॉमन पीपल। जो लाइफ स्टाइल थी उस टाइम में, ठीक है, 18 और 19th सेंचुरी के बीच में आप देख रहे होंगे, तो उस समय का जो एरा था उसके अराउंड में क्या है? तो वुड्समैन कटिंग वुड्स, जो लकड़हारे लकड़ी काटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उनकी पिक्चर आपको दिखाई देने को मिली होगी। फिर वुमेन सेलिंग फिश, अभी हम लोगों ने पिक्चर अभी दिखाया था आपको। पीजेंट प्लगिंग फील्ड, ये सब आप लिख के दे देंगे एज ए एग्जाम्पल उसमें, तो ये आपका एक क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, कार्ड पुलर, फिर काइट मेकर और ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप। फिर बात करते हैं थर्ड में क्या है इसका खासियत, और कि लेस यूज़ ऑफ बैकग्राउंड ऑन एंड लैंडस्केप। चलिए थोड़ा सा आपको पहले फिगर इसकी पिक्चर दिखा दीजिए थोड़ी सी, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये देखिए थोड़ा कैसा, अभी हमने बताया कि लेस बैकग्राउंड, अभी अभी जैसे मतलब वाइट बैकग्राउंड है ना, कोई यहाँ पे पीछे कलर कोई तो खास नहीं है, वाइट बैकग्राउंड दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या फोकस कहाँ है? फोकस मेनली हमें इस पे जा रहा है कि क्या है। चलिए ये जैसे कि बाल इनका काट रहे हैं, ठीक है, नाई है, नाई बाल काट रहे हैं, तो इन पे फोकस है। ठीक है, तो ताकि इनकी खासियत दिखाई दे। फिर देखते हैं, ये देख सकते हैं पक्षियों का भी बनाया गया था, बर्ड्स के चित्र बनाए गए थे। फिर ये देखिए वुमेन सेलिंग फिश, जैसा अभी हम लोगों ने पता कि मछली को बेचती हुई महिला जो है। ये देखिए बैकग्राउंड क्या है, एकदम सादा सा है। जैसे मधुबनी पेंटिंग देखेंगे तो सारा इधर से पूरा कलर्ड रहता है, क्या जितने पीछे बैकग्राउंड में है तरह तरह के शेप एंड शेप वगैरह से दिए जाते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह होते हैं वो पीछे बैकग्राउंड में होते हैं अलग अलग डिज़ाइन से। ये है मधुबनी पेंटिंग की खासियत, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। बट यहाँ पे क्या है, ओनली सब्जेक्ट को ही उभारा गया है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट है क्या है, वुमेन सेलिंग फिश, तो उनको उन पे ही दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं वहाँ पे। तो लेस यूज़ ऑफ बैकग्राउंड लैंडस्केप। ठीक है, बैकग्राउंड का ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, लैंडस्केप के पीछे कुछ भी मतलब खास नहीं दिखाया गया। बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रे वाज केप्ट वाइट, जैसा भी हम लोगों ने देखा ज़्यादातर वाइट है, किसी में पीला कलर है, किसी का नीला कलर है, वो भी है। अगर आप ये क्या नाम है, ये गूगल पे सर्च करके देखिएगा, सारा पेंटिंग का आपको दिखा, एक दो कॉमन चीज़ आपको वही दिखाई देगी कि बैकग्राउंड वाइट है, ज़्यादातर में वाइट है, किसी में ब्लू है, किसी में ये है, लेकिन पीछे सादा ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ की गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
ताकि व्यूअर सिर्फ क्या चीज़ कर सके, व्यूअर कुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट दिखे कि हाँ अगर कोई काट रहा है, फसल बो रहा है तो सिर्फ फसल बोते हुए ही दिखाया गया है, बैकग्राउंड नहीं है खास। ठीक है, मछली बेच रही है तो मछली वाला ही पिक्चर है। तो ये एज ए एग्जाम्पल दे देंगे, ये जो भी है ऐसा करके। ठीक है, इंडिजीनियस लाइव स्टाइल ऑफ कलरिंग। कलरिंग जो है, आप जितने भी आर्ट फॉर्म इधर देखे होंगे बिहार के रिस्पेक्ट में, तो सारे नेचुरल कलर को ही यूज़ किया गया है यहाँ पे। और क्या है, ब्रशेस जो यूज़ किया गया है वो गोड देख सकते हैं, ब्रशेस ऑफ 1 और 2 हेयर्स, ये आपको लिखना होगा क्योंकि ये यहाँ की खासियत है कि 1 और 2 हेयर वेयर यूज़ किए गए थे। हेयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक गॉट, बफेलो, स्क्विरल, मतलब बकरी के, भैंस के, और स्क्विरल हो गए आपके ये गिलहरियों के। ठीक है, उनके जो है ना ब्रश एज अ, मतलब उनके जो जो ऊपर के हेयर्स ऊपर होते हैं उनको यूज़ किया गया था। इवन दे मेड कलर नेचुरली फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल से कलर को नेचुरली निकालते थे और उसी को सुखाकर वहाँ से वो उस चीज़ का कलर बनाते थे। ठीक है, चलिए एक खासियत और देखने को मिली थी यहाँ पर, क्या थी वो, ह्यूमन बींग्स हैव बीन पेंटेड विथ लॉन्ग नोज। जो है ना, जो अगर देखेंगे होंगे सारे जो ह्यूमन बींग को जो बनाया गया है वहाँ पे लॉन्ग नोज, हेवी आईब्रोज उस पर दिए जाते थे, थीन फेस एंड डीप आइज etc. द आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम वेयर मास्टर एंड एक्सपर्ट ऑफ फिनिशिंग, माइन्यूटनेस और डेकोरेशन। जो फिनिशिंग देते थे, लास्ट टच देते थे, और हर एक छोटी छोटी बारीकी पर जो ध्यान दिया जाता था और जो सजावट थी उसके बाद की, तो वो एक बहुत ही फैंटास्टिक मतलब व्यू मतलब देता था, क्योंकि ताकि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ कर सकें, एक सब्जेक्ट मैटर पर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग आउटलाइंस विथ पेंसिल विथ एंड फिलिंग द कलर्स, आर्टिस्ट हैव डायरेक्टली यूज ब्रश टू ड्रॉ एंड फिल द कलर इन पेंटिंग्स। चलिए ध्यान रखिए, आपको अपने हिसाब से आपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, बस मैं आपको एज ए नॉलेज बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, और आप इसको भी देख सकते हैं, आप इससे बेहतर बना लें अपने नोट्स, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा नोट्स को इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रिलेटेड टू पटना कलम वेयर क्या कौन कौन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन है। सेवक राम रहे हैं, पेंटेड मिनी कॉमन लाइफ स्टाइल बेस्ड पेंटिंग। ठीक है, वही जो जितने भी पेंटिंग सब जो दिखाई दिए उसमें सबसे पॉपुलर रहे थे सेवक राम। ठीक है, फिर बात करते हैं हुलास लाल। हुलास लाल जो रहे हैं, हुलास देखिए, उल्लास हुलास, तो ये बेसिकली ज़्यादातर बनाए हैं जो फेस्टिव सीजन पे रहा था, जो भी फेस्टिवल पे रहा था, जैसे होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो हुलास लाल उस समय की पेंटिंग, मेले की भी पेंटिंग को दिखाया गया होगा। ये आपको सब मिल जाएगा गूगल पे जाकर जाकर इमेज में जाकर देखेंगे तो कोई दिवाली, होली, मेला वगैरह लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं झूले पे, सारा चीज़ दिखाया गया है। तो ये हुलास लाल की पेंटिंग थी जिससे ये पॉपुलर हुए थे। सेवक राम हो गए कॉमन लाइफ स्टाइल वाला, और उसी तरह होगा शिवलाल और शिवदयाल आदर्श होगा। ठीक है, इसमें एक दो अगर फीमेल का आप लिख देते हैं, जैसे कि सोना बीबी थी और दाचो बीबी थी, वेल नोन फॉर दियर प्रोमिनेंट वर्क के लिए जानी जाती थी, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं पटना स्टाइल जो है, जो पटना कलम स्टाइल का है। पटना कलम रीच इट्स पीक बिटवीन 1850 टू 1880। इस समय का जो एरा पीरियड रहा इनके बीच का, इस समय वो अपने पीक पर पहुंच चुका था पूरा। ठीक है, और यहाँ पर एक लास्ट जो रहे, जो इम्पोर्टेंट पेंटर रहे जिनकी मृत्यु 1949 में हुई, वो कौन थे, ईश्वरी प्रसाद वाज द लास्ट इम्पोर्टेंट पेंटर ऑफ पटना कलम हु डाइड इन, कब मरे थे वो, 1949 में। ठीक है, डाउनफॉल कैसे हुआ पटना कलम का, अब जान रहे हैं कि जैसे हम लोग 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की तरफ हम आगे आ रहे हैं, तो फोटोग्राफिक जो है कैमरे की खोज वगैरह स्टार्ट हो गई, फोटोग्राफी की स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये सब जो पिक्चर हम लोग देखते हैं तो हम लोग नहीं फ़ोटो किसी का भी क्लिक कर लेते हैं, अभी तो हम लोग फ़ोटो खींच, ईजी है कि फ़ोटो खींच लेना, जब वहाँ से जब स्टार्ट हो गया तो ये सब चीज़ें ईजी हो गई कि एक क्लिक में हो जाना। फिर उसके बाद तो ये लिथोप्रेस जो आ गया कि एक फ़ोटो निकालो, उसके बाद से उसका कॉपियाँ निकाल दो, मतलब प्रिंट करवा लो, तो यही होना उस समय स्टार्ट हो गया। तो पटना कलम का जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वहाँ तो हाथ से बनाना पड़ता था, हाथ से जब बनाएंगे तो वहाँ तो मेहनत लगेगी, आपके काम करने में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगने वाली हैं, तो यहाँ पे इसके रेट ज़्यादा हो जाते थे। और जब ये सब आ गए फोटोग्राफिक और लिथोप्रेस, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी हो गई, एक निकाला गया और उसमें से 10-15 और निकाल दिया गया। तो यहाँ के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे चीज़ें कम हो गई, तो यहाँ से लोग इस चीज़ को ख़रीदना बंद करना स्टार्ट किए और यहाँ पर फोकस स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया।
क्योंकि नई चीज़ें की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, तो पुरानी चीज़ों को तो आदमी भूल ही जाता है धीरे धीरे करके। यही हो गया उस टाइम पर, ठीक है। तो जिससे कि वहाँ पे ये डाउनफॉल पटना कलम का स्टार्ट हो गया। नाउ न्यू पीपल प्रेफर्ड क्या करना, बाई करना स्टार्ट कर दिए प्रिंटेड कॉपी इंस्टेड ऑफ हैंडमेड पेंटिंग ऑफ पटना कलम। द पेंटर वेयर अनेबल टू कम्पीट विद द न्यू टेक्नोलॉजी। जितना न्यू टेक्नोलॉजी है, यही आपको दिखाना है कि क्यों वहाँ पे फेलियर स्टार्ट हो गया, उनका डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ। तो क्या क्या है, फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी आ गई थी और लिथो प्रेस, जिससे कि एक प्रिंट के साथ 10 15 20 पेज निकाल सके, उसी को प्रिंट करके भेज दो, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया इन लोगों को और कम्पीट नहीं कर पाए। चलिए ठीक है। अब जो पेंटिंग है अभी के समय में कहाँ पे रखी गई है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसकी प्रदर्शनी जो लगी हुई है वो है पटना म्यूज़ियम पटना में है, जलान म्यूज़ियम पटना सिटी में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी रखी गई है पटना के, नेशनल म्यूज़ियम कलकत्ता में भी इसकी आपको झलक मिल जाएगी, ठीक है। 10 पटना कलम जो स्टाइल है स्टिल रेलिवेंट है, अभी भी बहुत ही मतलब ग्लोरीफाइड तरीके से उसको दिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी थी कि जिंदा दिली, क्योंकि फोकस कहाँ रहता था, सिर्फ और सिर्फ आप पिक्चर उठा के देखिएगा तो लगेगा कि हाँ हम उस एरा में चले गए हैं। क्योंकि कोई भी एपिक फ़ोटो जो होती है, आप क्लासिकल फ़ोटो को देखेंगे तो लगता है कि इंसान डूब जाए और लगता है कि वहीं चला जाए, है ना। तो लिवलीनेस और डिपिक्टनेस ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल, तो वहाँ से लगता है कि उस समय का सिनेरियो कैसा होगा। तो ये चीज़ देखने के लिए अभी भी अच्छी है, बस इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी के साथ, हाँ, नए इनोवेशन के साथ इसको अगर ऐड ऑन करके इसको प्रमोट किया जाए तो ये भी अभी भी मतलब बिहार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इसको आपको पॉजिटिव वे में तो दिखाना ही पड़ेगा ना। द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोमोट दिस आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी जो अभी हैं, शुड पिक एलिमेंट फ्रॉम स्टाइल, पटना कलम का जो स्टाइल है वहाँ से कुछ एलिमेंट्स लें और यूज़ देम टू क्रिएट दियर वर्क। दिस विल नॉट ओनली बूस्ट द इमेज ऑफ प्रिमिटिव स्टाइल, जो पुराने स्टाइल है उसको ही नहीं बूस्ट करेगा, बल्कि बट ऑल्सो हेल्प टू इंट्रोड्यूस द न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इन आवर कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, जिससे इसकी भी ख्यातियाँ अभी आएंगी सामने। तो अभी कहाँ कहाँ मौजूद है, यहाँ हमने देखा कि पटना म्यूज़ियम में, खुदा बख्श लाइब्रेरी में, जलान म्यूज़ियम में, नेशनल म्यूज़ियम में। ये आपको याद रख लेना है। क्यों डाउनफॉल हुआ ये याद रखिएगा, आपकी फोटोग्राफिक और लिथोप्रेस के आने से लोगों का इंटरेस्ट वहाँ कम हो गया, और क्योंकि वो महंगे हो जाते थे और यहाँ पे सस्ते ही होने लगे, तो ईजी भी हो गया, हैंडमेड से ज़्यादा ईजी हो गया कि प्रिंटेड कॉपी तुरंत खरीद लो, ठीक है। तो यहाँ से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लास्ट पेंटर कौन रहे थे, ईश्वरी प्रसाद, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी 1949 में, ठीक है। सोना बीबी, दाचू बीबी यहाँ की फीमेल, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर आंसर में लिख लेते हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव व्यू देगा कि आप फीमेल आर्टिस्ट को भी जानते हैं यहाँ पे। जैसे हमने बताया कि सेवक यहाँ पे SSH है, यहाँ देख सकते हैं, सेवक राम है, शिवलाल है, शिवदयाल हैं, और हुलस लाल, हुलस होली के लिए, ठीक है। शिवराम, सेवक राम, शिवलाल और शिवदयाल, शिव से 2 हो गए हैं, एक हुलस लाल वाले हो गए, ठीक है। ठीक है। इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ कलरिंग, आप वहाँ पे ब्रशेज अपने हाथ से बनाए जाते थे, कलर को भी बनाया जाता था। यूज़ क्या किया जाता है, लेस बैकग्राउंड यूज़ होता था, कॉमन लाइफ स्टाइल पर ही ध्यान दिया जाता है, मिनिएचर पेंटिंग होते थे। चलिए ठीक है। अब दोस्तों आप समझ गए हैं, मुग़ल शाही आर्ट थी और ब्रिटिश आर्ट और इंडिजीनियस आर्ट का जो मिक्सचर था, उससे ये पटना कलम बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड हुआ इस रीजन में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर बताइए कि कौन सा आपको टॉपिक चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसको भी जल्दी ख़त्म करके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे IR से, वो ज़रूर मैं कंप्लीट कराऊँ आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ जैसा है, आपको अगर है प्लीज़ ज्वाइन कर लें। जो 67th वाले हैं उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अभी जिसकी बात होनी चाहिए वो है 66, जिनके भी अभी मेंस आने वाले हैं, जिनको अभी लग रहा है कि मेरे मेंस हो जाएंगे, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज़ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में है, इतने में आपको लगभग क्या मिल जाएगा, 6 तो वो हो जाएंगे, 5 आपको एक्स्ट्रा वो क्या सिंगल वाले सेक्शन वाले वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। और जो इनिशिएट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि वो सेक्शन वाइज वाला टेस्ट देख लेंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कराया जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा कि आंसर आपको लिखना कैसे है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, और इसमें भी अगर, हाँ यहाँ पे भी है, एक सेकंड रुक जाइए, आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखिए, ये एक बार देख सकते हैं, एक बार व्यू देख लीजिए आप, क्या है BPSC स्टूडियो। यहाँ पे 66 मेंस टेस्ट सीरीज़ है 21 का,
और प्रोग्राम क्या है GS1। इसमें तो क्वालिटी आपको दिया जाएगा, क्वालिटी टेस्ट सीरीज, जो कि डायरेक्ट आपको दिखाई देने लायक रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस पे ही है, ये कोई श्योरिटी होती नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, लेकिन यहाँ बीपीएससी में ये होता है कि अगर आपने अच्छे खासन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है तो आप वहाँ पे मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो प्रोग्राम है उसमें 800 है, ये सबसे मिनिमम यही है कि GS1 और GS2 के लिए 800 तीन टेस्ट कराए जाएंगे और एक आपको हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा लास्ट में, ठीक है। फिर प्रोग्राम 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, GS1 GS2 के 3 टेस्ट ईच और सेक्शन वाइज टेस्ट आपको रहेंगे एक, जिसमें वही GS1 के दोनों पेपर, दो मतलब हिस्ट्री वाला हो गया और एक हो गया IR का सेक्शन, और इधर हो गया पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और साइंस एंड टेक्स के, ठीक है। इनके ये इनके एक टेस्ट कराए जाएंगे अलग से। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाँ आपको इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज़ में आ जाएगा ये आपका, ठीक है, ओनली 1000 रुपीज़ में। फिर बात करते हैं प्रोग्राम 3, जो इनिशिएटर है, जो सॉरी इनिशिएट कर रहे हैं, जो लड़के स्टार्टिंग में हैं, अभी नया अभी प्री दिया है उन्होंने, अभी उनको आइडिया नहीं है क्योंकि उनके पास अभी जस्ट अराउंड 2.5 मंथ के अराउंड में बच रहा है, ठीक है। क्योंकि जनवरी में रिज़ल्ट अभी आने को है, लगभग लास्ट तक में आ जाएगा, या नहीं आया तो फेब के फर्स्ट में आएगा, तो डिले भी होगा तो अप्रैल तक में ले लेंगे वो लोग एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपके पास मार्च अप्रैल ही रखिए चलिए अपने टारगेट को, तो समय कम है, इनिशिएट कैसे करें, है ना। तो यहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि सेक्शन वाइज जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना कि क्वेश्चन आता कैसा है, तो ये चीज़ इसमें कराई जाएगी। तो बेसिकली किसके लिए होगा, वो ऑफिशियल जॉब प्रोफेशनल जो मेन कोर्स नहीं पकड़ सकते हैं, अभी ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ये चीज़ गाइडेंस दे दी जाएगी कि आप इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और इतने टेस्ट वगैरह लगा लेते हैं तो बिल्कुल आप भी एग्ज़ाम में आप खड़े हैं और आपसे भी बिल्कुल बीपीएससी निकल जाएगा। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस यहाँ लगता नहीं है, जितने लोग भी डरा देते हैं, बस यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर में आप अटैम्प्ट ले लें और अच्छे तरीके से आंसर को लिखें। तो क्वालिटी आंसर होने चाहिए जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। जो लोग सीख रहे हैं वो भी आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ देख सकते हैं ये 2 पेपर के साथ है 500। अगर आप इन्हें ये नहीं लेना ये नहीं करते हैं, ये वाला आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा चीज़ दोनों चीज़ आ जाएगा, GS1 2 ये भी, और सेक्शन वाइज वाला अलग, ये इसका एक टेस्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट होगा आप लोगों के लिए जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा भी है तो आप ये दिए हुए नंबर पे यहाँ पे आप ज्वाइनिंग प्रोसेस देख सकते हैं। इस वाले पे आपको सिर्फ पेमेंट यहाँ कर लेना है, ये UPI ID दे दी गई है इस वाले से, और फिर आपको क्वेरी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है मैसेज में, या वॉइस मैसेज कर दिया जाएगा कर देने के लिए, और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। और आपकी लास्ट डेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं 16 और 18 जनवरी की है। तो यहाँ के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, डेडिकेटेड होगा, तो जो भी होगा दिल से आपको बताया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, अच्छे से आपकी मार्किंग वहाँ पे की जाएगी। तो ये जो है पेमेंट करने के बाद ये देख सकते हैं, इसी नंबर पे पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पे और या तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर देना होगा, आपको 24 घंटे के अंदर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से गाइडेंस भी दी जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को लिखने में स्टार्टिंग में, वो चीज़ आपका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ज़रूर से ज़रूर जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कम से कम चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।